नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम बात करेंगे चीन पर, चीन और भारत के संबंध पर, चीन और भारत के बीच सीमा विवाद पर। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान जो इस विषय के बहुत गहरे जानकार हैं। लेकिन उनसे आपका परिचय करवाऊं इससे पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी भी बजा दें, यानी नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दें, तो खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया है, कब नया लाइव आया है। और इस बातचीत के लिंक लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। और अब हम बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सुधींद्र कुलकर्णी साहब। सुधींद्र कुलकर्णी साहब का परिचय आपको मैं ये दे सकता हूं जो मैंने एक दिया कि ये चीन के साथ भारत के संबंधों के अच्छे जानकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारतीय राजनेता भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। उससे पहले इनका कम्युनिस्ट पार्टी से भी संबंध रहा है, लेकिन एक समय इनका मार्क्सवाद से, कम्युनिस्ट विचारधारा से मोहभंग हुआ, जिसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार थे और कुलकर्णी साहब ने उस दौर में और उसके बाद भी चीन और भारत के संबंधों पर ही नहीं, भारत जितने पड़ोसी देश हैं उन सभी के संबंधों पे काम किया है, एक्टिव काम किया है, यानी सिर्फ एकेडमिक काम नहीं किया है। सुधीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। धन्यवाद धन्यवाद आलोक जी। और मैं आपसे समझना ये चाहता हूं, और खासतौर पर मैं समझना चाहता हूं का अर्थ मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं। ये जो चीन का किस्सा चल रहा है, चीन की सीमा पर ये विवाद खड़ा हो गया है, क्या ये अचानक खड़ा हो गया विवाद है कि हमारा एक बड़ा अच्छा संबंध चल रहा था जिसके बीच में हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं, 9 बार तो यात्रा करके आए हैं अलग अलग टेन्योर में, मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन उसके बाद अचानक ये विवाद ऐसे लगा जैसे रातों रात खड़ा हो गया है। क्या ये विवाद अचानक खड़ा हो गया जैसे मैं कह रहा हूं, या इसकी अंदर अंदर कहीं खिचड़ी पक रही थी, बुनियाद बन रही थी, जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं गया? सर्वप्रथम मैं गालवान वैली पर जो हमारे 20 जवान शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जब भी भारत के जवान सीमा पर इस प्रकार शहीद होते हैं तो पूरे देश में एक आक्रोश का वातावरण पैदा होता है, यह स्वाभाविक है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई बार इस प्रकार के इनकर्शंस या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन हुआ है, लेकिन 1975 के बाद पहली बार इसे इस प्रकार का एक हिंसात्मक स्वरूप मिला, जिससे हमारे भी जवान हुतात्मा हुए और पता नहीं चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रंटेशन में उनके भी कई जवान मारे गए हैं। तो आपका जो सवाल है, क्या यह अचानक ये सब हो गया? मैं नहीं समझता कि अचानक हुआ है। एक तो हमें समझना चाहिए कि जून 15 की घटना हो या इससे पहले भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो वायोलेशंस हुए हैं, इसका मूल कारण है कि भारत और चीन के बीच 3,400 किलोमीटर लंबाई की जो सीमा है, यह सीमा अनिर्धारित रही है। यानी ये सीमा हमने एग्री नहीं किया है कि सीमा यहां है, और इस अनिर्णित सीमा के कारण विवाद 70 साल से चला आ रहा है। इस विवाद के कारण कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इस प्रकार के वायलेशंस होते रहे हैं। ये अब जो हुआ है यह तो भयानक हुआ है। और इसकी भी एक पार्श्वभूमि है कि गए साल 2019 अगस्त में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, मोदी सरकार ने,
जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको रद्द किया गया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया गया और दोनों यूनियन टेरिटरीज बन गए, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। और उस समय हमारे गृह मंत्री संसद में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इस जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर हमारे पास है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है और पाकिस्तान के पास गिलगित बाल्टिस्तान है वो भी हमारा है, और चाइना के पास जो अक्साई चिन लद्दाख का भाग है वो भी हमारा है, और पाकिस्तान और चीन के पास जो हमारी जमीन है ये हम लेके रहेंगे और इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया तो अगले ही दिन चीन ने इसका निषेध किया। कुछ दिन के बाद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इनको बीजिंग जाना पड़ा एक स्पष्टीकरण देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद चीन सरकार ने कहा कि हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि पूरा लद्दाख में जो अक्साई चिन यदि भारत अपना मानेगा तो अक्साई चिन तो हमारा जुरिस्डिक्शन है और वो 1950-60 से हमारे पास है, वो हमारा है, तो इसलिए आपने जो भी किया है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन अस। इस प्रकार का बयान चीन ने दिया था। तो इसलिए आज जो कुछ हुआ है इसकी पार्श्वभूमि हमें समझना आवश्यक है। जी, तो इससे दो सवाल उठते हैं और दोनों एक एक करके मैं आपसे पूछता हूं। तो पहला सवाल तो सीधा ये दिख रहा है कि जो धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, उससे ज्यादा बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े जब किए गए कि उसको एक राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, उससे चीन एक तरह से प्रोवोक हुआ या उससे लगा ये हमको चिढ़ाया जा रहा है। साथ में जो बयान आया कि अक्साई चिन, हालांकि अक्साई चिन को लेकर तो आप मानेंगे कि वो भारत का हिस्सा है या उस पर विवाद है, क्योंकि आपने जिस रेखा का जिक्र किया कि ये रेखा खींची नहीं गई है, निर्धारित नहीं हुई है, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उस पर भी सफाई, क्योंकि आप उसके जानकार हैं, हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ये भी बताना जरूरी है आपको कि क्या दरअसल वो जब मैकमोहन साहब जो थे जिनके नाम पे मैकमोहन लाइन बनती है, उन्होंने कहीं किसी नक्शे पर ये लकीर खींची नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो लकीर दरअसल जिसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वो एक रेखा नहीं है, वो कई किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है जिसमें कहाँ हिंदुस्तान है और कहाँ चीन है ये अभी तक न निर्धारित किया गया है, न दोनों के बीच में इस पर कोई समझौता है। आलोक जी, हमें भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3400 किलोमीटर लंबाई की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह 3 क्षेत्रों में है, ये पहले समझना पड़ेगा। वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख पे आता है, जहां अब ये गालवान वैली पर संघर्ष हुआ है। मिडिल सेक्टर जो नेपाल से लगा हुआ है, और ईस्टर्न सेक्टर पूरब में जहां अरुणाचल प्रदेश है। मैकमोहन लाइन का आपने जो जिक्र किया, ये मैकमोहन लाइन पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं कहा जाता है। अच्छा। मैकमोहन लाइन केवल पूर्व में ईस्टर्न सेक्टर में जो है, जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो एक बाउंड्री है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। अच्छा। तो मैकमोहन लाइन ये अंग्रेजों के जमाने में मैकमोहन जो एक अधिकारी थे, उन्होंने उसको एक सीमा के रूप में, यानी तिब्बत और भारत के बीच के सीमा के रूप में उन्होंने एक खींच दी थी। चाइना इसको मानती नहीं थी। चाइना ने कहा कि ये ब्रिटिशों ने हम पर थोपा है, हम इसको मानेंगे नहीं। तो 1962 के युद्ध के पहले जो हमारे बीच जो विवाद था, वो मुख्यतः दो सेक्टरों में था। एक ईस्टर्न सेक्टर
जहां अरुणाचल प्रदेश है, उस समय उसका नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं था, नेफा था, उसका नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख का अक्साई चीन प्रदेश है, वहां इन दो प्रदेशों में विवाद था, और आज भी यानी मुख्य विवाद तो अक्साई चीन में है। तो हमें इस सीमा विवाद का सही जानकारी भारत की जनता के पास और भारत के पॉलिटिकल लीडर्स के पास होना चाहिए, और इतिहास में इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या क्या कोशिशें हुई हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए जी। तो वही जानकारी दरअसल सुधीन जी, असल जो आपसे बात करने का उद्देश्य है वो यही है, ये जानना कि ये विवाद जैसा इस वक्त लग रहा है, और तमाम भारत में लोग इस समय आस्तीन चढ़ाते हुए घूम रहे हैं कि चीन पर हमला कर दो और चीन से मुकाबला कर लो और किसी भी मायने में हम कमजोर नहीं है, क्या ये रास्ता है? या चीन जैसे पड़ोसी के साथ या किसी भी पड़ोसी के साथ जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का कोई दूसरा रास्ता है? और अगर है तो उसको आज तक आजमाया क्यों नहीं गया? ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी के कंधे पे क्यों आ पड़ी है आजादी के 70 साल बाद? आपने सही कहा कि आज एक आवाज इस प्रकार की उठ रही है कि चीन को एक सबक सिखाने के लिए मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करो, और जो गलवान वैली की जमीन है जिस पर आज चाइना ने कब्जा कर लिया है, चाइना को वापस ढकेल दो, एक इस प्रकार की आवाज आ रही है। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि भारत और चीन हम पड़ोस के देश हैं, और हम दोनों की एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, और हजारों साल से भारत से चाइना ने बहुत कुछ सभ्यता और संस्कृति के रूप दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से भारत से बहुत कुछ चाइना ने लिया है। और इसलिए जो सिविलाइजेशनल विजडम यानी सभ्यता का विवेक, इस सभ्यता का विवेक का इस्तेमाल करके आज की समस्या को हल करना चाहिए। और सभ्यता का विवेक, सिविलाइजेशनल विजडम क्या कहता है कि जो भी समस्या आती है इसे पीसफुली और थ्रू निगोशिएशंस हल करना चाहिए। नहीं तो युद्ध यदि होगा तो युद्ध जैसे कहा जाता है कि जंग से क्या मसला हल होगा, जंग अपने आप में एक मसला है। जी। तो जंग से हमने पाकिस्तान के साथ 4 जंग लड़े हैं, 4 युद्ध हुए हैं। क्या पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या खत्म हो गई? और यदि आज के समय में भारत और चीन के बीच और एक युद्ध हुआ तो इसकी हानि चाइना को भी पहुंचेगी, हमें भी पहुंचेगी, और समस्या हल नहीं होगी। और युद्ध होने के बाद अविश्वास और बढ़ेगा, और जब अविश्वास बढ़ेगा तो ये जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, सीमा विवाद को हल करने के लिए परिस्थिति और विकट हो जाएगी। क्या हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के संघर्ष, कन्फ्रंटेशंस LAC पर बार बार होते रहे? नहीं, ये तो नहीं लगता है कि कोई भी ये चाहता होगा कि इस तरह के संघर्ष LAC पे बार बार हो, या किसी भी हमारी चारों तरफ की सीमा में कहीं भी हो। लेकिन प्रश्न ये है कि अब उसको टाला कैसे जाए, जो आज की हालत है जिसमें सरकार कह रही है कि नहीं, भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन घुसा नहीं है, किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ है। तमाम इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं नहीं, गलवान वैली में चीन आके बैठ गया है भारत के हिस्से में, उस जमीन पे जो भारत की जमीन है। तो अब सवाल यह है कि हम शांति किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने तो पंचशील का सिद्धांत दिया था, उसके बाद आपको हालत पता है, मुझसे ज्यादा आपने पढ़ा है इस विषय को। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है कि भारत की तरफ से किसी ने प्रयास नहीं किया इस समस्या को सुलझाने का, या ये समस्या सुलझ नहीं पाई?
आलोक जी, जब हम कहते हैं कि चीन ने कोई हमारी जमीन नहीं ली है, जो प्रधानमंत्री जी का बयान है, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अक्सई चिन अक्सई चिन का क्षेत्र कितना है। अक्सई चिन का क्षेत्र 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। गालवान वैली और जहां यह अभी जो संघर्ष चल रहा है, यह तो एक छोटा सा हिस्सा है। तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत अपना कहता है, वो तो आज चाइना के पास है ही। तो सवाल यह है कि क्या हम अक्साई चिन को चीन के कब्जे से वापस ले सकते हैं, या जो अरुणाचल प्रदेश जिस पर चाइना ने अपना कब्जा कहा है, क्या चाइना भारत से अरुणाचल प्रदेश छीन सकता है? तो ये मैं दो सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं, जब तक भारत और चीन के बीच एक परस्पर कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं होगा, तो ये समस्या हल होने वाली नहीं है। तो इसलिए इस पूरी समस्या की एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हमें देखना पड़ेगा। आपने युद्ध का जिक्र किया, 1962 में युद्ध हुआ, लेकिन 1962 का युद्ध टल सकता था, इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि 1962 से पहले 1960 में एक बहुत अच्छा मौका आया था इस सीमा विवाद को हल करने का। 1960 के अप्रैल महीने में उस समय के चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई दिल्ली आए थे, और एक ही एजेंडा था कि भारत और चीन के बीच इस सीमा विवाद को हल करना है। तो उन्होंने भारत के सामने एक पैकेज डील रखा, और उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न सेक्टर में, जहां नेफा आज भारत के पास है, इसको हमारा क्लेम हम वापस ले लेते हैं। यानी हम मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे और अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा पर भारत का जुरिस्डिक्शन हम मान लेंगे। लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चिन जो आज हमारे पास है, वहां भारत हमारी जुरिस्डिक्शन को मानना पड़ेगा। यानी ये जो एक पैकेज डील उन्होंने रखा, यदि प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको स्वीकार किया होता तो 1960 में ही यह समस्या लगभग हल हो जा सकती थी, और उसके बाद 62 में, 62 में युद्ध टलता, और 2020 में गलवान वैली पर जो हो रहा है यह भी नहीं हो सकता था। हाँ, तो क्यों? दो प्रश्न हैं सुदीन जी, साथ साथ पहले पूछता चलूं। पहले, क्या आप मानते हैं कि चाइना ने अगर नेफा पर भारत का अधिकार मान लिया, तो भारत को अक्साई चिन पर उनका अधिकार मान लेना चाहिए? ये समझदारी का फैसला होता? क्या ये दोनों जमीन भारत की जमीन नहीं है? देखिए, हम कह दें कि ये दोनों हमारे हैं, नेफा भी हमारा और अक्साई चिन भी हमारा, और पूरा अक्साई चिन हम ले लेंगे यदि, क्योंकि 1960 में जब यह चौ एन लाई और नेहरू जी के बीच ये एक टॉक्स हुए, उस समय भारत के विरोधी दल उन्होंने यही बात कही थी कि चीन को एक इंच जमीन नहीं देनी है। किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। पहली बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जब दावे की बात आती है, और हम तो भारत में उस परंपरा के हैं जहां दुर्योधन पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ था, हम कैसे, किस तरह कोई प्रधानमंत्री ये बात मान लेगा, और कैसे वो विपक्षी दलों को समझा पाएगा कि हमने अक्साई चीन जैसा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र चीन के लिए छोड़ दिया शांति की कीमत पर? क्या हम बहुत शांतिप्रिय समाज हैं,
लेकिन क्या हम शांति की इतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार दिखते हैं आपको? आलोक जी, फिर एक बार हम जरा इतिहास में झोंक कर देखें कि 1954 तक जो भारत के जो लद्दाख का जो नकाशा था, मैप था, उसमें अक्साई चिन्ह, ये अनडिफाइंड ऐसा लिखा था। अच्छा। यानी अक्साई चिन्ह हमारा है, 1954 तक हमारा यह दावा नहीं था। इस तथ्य को हमें समझना होगा। 1954 में भारत के नए नक्शे बने और उस नए नक्शे में अक्साई चिन्ह को भी हमारा ऐसे कहा गया। तो हम सोचते हैं कि अक्साई चिन्ह भी हमारा है और नेफा भी यानी अरुणाचल भी हमारा है, हम क्यों दे दे? सवाल सीधा है कि दो पड़ोस के मुल्कों के बीच इस प्रकार की जब जमीन को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है, तो क्या आज हम चाइना से 1960 तो छोड़िए, आज 2020 में हम 1960 की तुलना में काफी शक्तिशाली हुए हैं। लेकिन क्या हम 2020 में अक्साई चिन्ह चाइना से ले सकते हैं? इस संदर्भ में मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि गलवान वैली में 20 हमारे सैनिक शहीद हुए। हमें बहुत गुस्सा आया है, आक्रोश आया है और हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमें मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए और चाइना को सबक सिखाना चाहिए और गलवान वैली लेना चाहिए वापस। गलवान वैली तो बहुत छोटा है, उसका क्षेत्र शायद एक 60-70 स्क्वायर किलोमीटर होगा। आगे चलकर क्या हम अक्साई चिन्ह भी लेने जा रहे हैं? इस संदर्भ में एक सीधा सवाल है कि देखिए, 70 साल से पीओके भारत के पास नहीं है। भारत हमेशा कहता रहा है कि पीओके हमारा है। गिलगित बाल्टिस्तान वो पीओके से भी बड़ा है क्षेत्र एरिया में, वो हमारे पास नहीं है। हालांकि हम कहते आए हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है। तो सीधा सवाल है कि जो LOC है भारत और पाकिस्तान के बीच, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो पिछले 30-40 सालों में हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं जो आतंकवादी हमलों में, और पाकिस्तान में जो कश्मीर में जो कुछ चलता आया है, हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं? हजारों। हमारे कितने नागरिक शहीद हुए हैं? हजारों। लेकिन फिर भी मोदी सरकार, मोदी और अमित शाह पिछले 6 सालों में क्या LOC पार करके 1 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान से ले पाया है? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट पर हमला हुआ, वो ठीक है, लेकिन क्या हमने वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर जमीन क्या कब्जा हमने वापस ले लिया है? ये आज की हकीकत है। तो क्या हम चाइना से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लेने वाले हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। नहीं तो फिर अब सवाल यह है कि ठंडे दिमाग से सोचने के रास्ते में बाधा क्या है? वो क्या चीज है जो सरकारों को ठंडे दिमाग से सोचने से रोकती है? जैसे एक जिक्र आपने किया, 1960 में जवाहरलाल नेहरू ठंडे दिमाग से नहीं सोच पाए। उसके बाद के आप खुद गवाह हैं, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में थे। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में फिर प्रयास हुआ था। क्या वजह है? देखिए, 1960 में जो एक प्रपोजल था, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2020 हो या आगे चलकर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जो 1962 में पैकेज डील था, उससे भी एक बहुत बड़ा सौदा, यानी बहुत अच्छा डील क्या भारत को मिलने वाला है? यानी जब कभी यह सीमा विवाद हल होगा, क्या हम पूरा अक्साई चिन्ह ले पाएंगे? हम तो पीओके नहीं ले पा रहे हैं, अक्साई चिन्ह ले पाएंगे? तो मेरा कहना यह है कि जब कभी यह विवाद हल होगा, यह लगभग जो 1960 में जो पैकेज डील
रखा गया था लगभग उसी के हिसाब में चलेगा। तब नेहरू जी, उनका कद बहुत बड़ा था। 1960 वो पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़े नेता थे। तो यदि नेहरू जी ने विरोधी दलों की विरोध के बावजूद वे यदि जनता के सामने एक अपील किया होता कि इस समस्या को हमें हमेशा के लिए हल करना है, क्योंकि भारत का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, दीर्घकालीन हित इस समस्या को हल करने में है, तो इसलिए हम इस समझौते को हम स्वीकार करेंगे और इसको हल करेंगे। यदि नेहरू जी ने ऐसा कहा होता तो जनता नेहरू जी के साथ रहती और यह समस्या 1960 में हल हो जाता। अब 1960 के बाद भी इस प्रकार के अवसर आए हैं। 1979 में भारत के उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मोरारजी देसाई जी के सरकार में विदेश मंत्री थे, चाइना गए और उस समय चाइना के जो पैरामाउंट लीडर, सबसे बड़े लीडर, ताकतवान नेता डेंग शाओपिंग के साथ उनकी बातचीत हुई। तो डेंग शाओपिंग ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने यही प्रस्ताव रखा जो चौ एन लाई ने रखा था कि हमें कितने दिन तक इस प्रकार लड़ते रहना है, इस समस्या को हल करें। और यह एक बेसिस है, यह एक प्रस्ताव है, इस पर हम यदि बात करेंगे और इसको हल करेंगे तो हल हो जाएगा। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार बहुत कमजोर सरकार थी, कुछ महीनों के बाद वो गिर भी गई, तो वो कोई हल नहीं कर सकती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी। 1982 में फिर एक बार डेंग शाओपिंग ने हमारे उस समय के राजदूत जी पार्थसारथी, उनके सामने यही प्रस्ताव रखा। 1983 में डेंग शाओपिंग और उस समय के प्रधानमंत्री चाओ जियांग, उन्होंने उस समय हमारे जो राजदूत थे एपी वेंकटेश्वरन, उनके सामने फिर एक बार यही प्रस्ताव रखा। और इतना ही नहीं, 1983 में चाइना ने इसको और एक आगे कदम बढ़ाकर उन्होंने कहा कि नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश भारत का रहे, अक्साई चीन में भी हम एक हिस्सा भारत को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समस्या को हल करना है। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये 1983 की बात है, तो उन्होंने अपने सलाहकारों को कहा और हमारे राजदूत को कहा कि ये ठीक है, मैं चाइना जाकर इस पर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 1985 में चुनाव आने वाला था, इस चुनाव के बाद मैं जाऊंगी। उनको लगता था कि 1985 में हम फिर से जीत कर आएंगे, और लेकिन 1984 में उनकी हत्या हुई, तो आगे बात नहीं बढ़ पाई। उसके बाद चाइना का जो रुख है, चाइना की भूमिका वो ज्यादा हार्डन हुई है, क्योंकि उनका एक कहना है कि हमने इतनी बार भारत के पास प्रस्ताव रखा, भारत से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई, रिस्पांस नहीं आया, तो आज चाइना एग्रेसिव बना है, चाइना में घमंड आया है। इस पूरी पार्श्वभूमि को हमें समझना होगा, और इसलिए मेरा कहना है कि इस विवाद को हल करना है तो लेन देन, कुछ हमें लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, चाइना को भी कुछ लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसी प्रकार से ये हल हो सकता है। जी, तो दो भले लोगों के बीच बातचीत हो तो बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल इसी अंदाज में विवाद सुलझाए जाते हैं, कुछ लेन देन होता है, एक मिडिल पाथ निकलता है। लेकिन चीन को लेकर जो हमारे देश में आमतौर पर धारणा है, ये जवाहरलाल नेहरू के साथ चौ एन लाई की मीटिंग हुई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा और वो लौट के गए और उसके बाद भारत पर हमला हो गया। और इस तरह के दृष्टांत अभी मोदी जी के बारे में कहा जाता है, देखिए ये झूला झूला रहे थे और अब देखिए इनको क्या इसका प्रतिदान मिल रहा है। इससे ठीक पहले डोकलाम की घटना भी हुई है, वो तो
उनके यहाँ रहते हुए ही हुई थी। ये जो संशय का एलिमेंट है कि चीन भरोसेमंद पड़ोसी या भरोसेमंद मित्र नहीं हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये आप किसी जिस पे आप भरोसा करते हैं उसके बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए आलोक जी, भरोसा, ट्रस्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। यानी ये भरोसा बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर भी है, उन पर भी है। और यानी जो आम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा हम अलग रखें, लेकिन आप जैसे, हम जैसे जो कुछ पूरी जानकारी जिनके पास है, हमें सभी तथ्यों को समझना पड़ेगा। जैसे कि जो अमित शाह ने पिछले साल अगस्त में कहा कि पूरा अक्साई चिन्ह हमारा है और अब ले लेंगे और इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो चाइना क्या इस पर क्या सोच सकता था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि चीन के नंबर 2 लीडर उन्होंने यदि ऐसा बयान दिया होता कि अरुणाचल प्रदेश यह चीन का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश को हम लेके ही रहेंगे और इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, यदि चीन ने कहा होता तो भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई होती? नहीं, भारत में प्रतिक्रिया तो बहुत उग्र होती। तमाम लोग चीन की मत कर रहे होते, आलोचना कर रहे होते और भारत सरकार एक कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराती। लेकिन क्या भारत की सेना चीन के किसी हिस्से में जाकर बैठ जाती, ये सवाल है। नहीं, देखिए, जैसे चाइना की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुसकर अरुणाचल प्रदेश ले नहीं सकती थी और नहीं ले सकती है आज भी, उसी प्रकार भारत की सेना अक्साई चिन जाकर अक्साई चिन नहीं ले सकती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यह दुस्साहस, यानी हम ये जो 60-70 स्क्वायर किलोमीटर गालवान वैली की जो एक प्रश्न है, हम चाहते हैं कि वो गालवान वैली से पीछे हट जाए, लेकिन गालवान वैली से पीछे हटने से सीमा विवाद खत्म नहीं होगा। अक्साई चिन पूरा जो है उनके पास है। क्या हम अक्साई चिन पूरा कभी जंग लड़कर चीन से ले सकते हैं? इसीलिए मैंने पूछा था कि हम यदि पाकिस्तान से पीओके नहीं ले सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान नहीं ले सकते हैं, तो चीन के साथ युद्ध लड़कर लेंगे। ये प्रश्न तो बिल्कुल जायज है आपका। ये प्रश्न बिल्कुल जायज है कि क्या हम चीन से युद्ध लड़के अक्साई चिन लेने की स्थिति में हैं, और मोटे तौर पर जवाब ये है कि हम नहीं हैं। चीन भी नहीं है कि हमसे युद्ध लड़के कुछ ले ले, हम भी नहीं है कि हम युद्ध लड़के कुछ ले लें। लेकिन क्या इस वक्त इस समस्या का समाधान दिखता है? क्या चीन ये दबाव इसलिए बना रहा है कि भारत बैठकर बात करे और वो उस रेखा पर दोनों देशों के बीच सहमति हो जाए, जैसे प्रस्ताव आपने बताया कि अतीत में आए हैं? देखिए, भारत और चीन हमें इस समस्या को एक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बिग पिक्चर सामने रखकर इस समस्या की ओर देखें। गालवान वैली हम सब ने देखा है कि गालवान वैली, वहां ना तो लोग रहते हैं, ना कोई पेड़ है, कुछ है। तो गालवान वैली अपने आप में ना भारत के लिए बहुत बड़ा एक विषय है, ना चाइना के लिए है। तो जैसे 1983 में चाइना ने कहा था कि अक्साई चिन का एक हिस्सा भी हम भारत को देने के लिए तैयार हैं, तो मैं समझता हूं कि आगे चलकर यदि दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ा, ट्रस्ट बढ़ी, विश्वास में बढ़ोतरी हुई, तो यह समस्या हल करना बहुत आसान है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत और चीन के बीच विश्वास बढ़ाना है, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। यह मत समझे कि केवल उनकी जिम्मेदारी है। क्यों? इस संदर्भ में जैसे हम चाइना पर
यानी एक संदेह की दृष्टि से देखते हैं, चाइना भी भारत की ओर संदेह की दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका के पास जाता रहा है और आज तो ये क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी अलायंस, यानी अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों मुल्कों का एक सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच आज एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। अमेरिका को लगता है कि जो अभी तक सुपर पावर अकेला था अमेरिका, अब चाइना भी एक महाशक्ति बनकर आ रही है, तो इसलिए चाइना को कमजोर करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये क्वाड्रिलैटरल की बात कही है, भारत को अपने पास लेने की कोशिश चल रही है। और आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि चीन को सबक सिखाने के लिए हमें अमेरिका का मदद लेना पड़ेगा। अब चाइना क्या सोचेगा? यदि भारत और अमेरिका एक हो रहे हैं तो क्या वहां भरोसा बढ़ेगा भारत के प्रति? यानी एक कारण भी है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं, इससे भी चीन में शंका पैदा हो रही है। देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में यदि बढ़ते हैं तो कोई प्रश्न नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, एक लोकतंत्र वाला देश है, और हमारे और अमेरिका के बीच बहुत सारे शेयर्ड बॉन्ड्स हैं, और हमारे बीच तो मित्रता होनी ही चाहिए। लेकिन क्या भारत के कंधों पर बंदूक रखकर अमेरिका यदि चीन को टारगेट करना चाहता है तो क्या भारत को ये भारत के हित में है? नहीं है, ये भारत के हित में नहीं है कि भारत किसी को अपने कंधे पे बंदूक रखने की इजाजत दे। लेकिन एक सवाल है अब असुद्दीन जी, और आपसे पूछ सकता हूं क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं, रणनीति भी देखी है आपने, प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं आप। ऐसा कुछ है, कुछ लोग हैं जिनको इस बात में बहुत फायदा है कि ये सीमा पर तनाव बना रहे, चीन में भी, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, और ऐसे लोग व्यवस्था में रहते हैं, इसीलिए इस तरह के समाधान जो बहुत मुश्किल नहीं है आपके कहने के हिसाब से, वो हो नहीं पाते हैं, वो कहीं जाके अटक जाते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ शांत हो गया, समाधान हो गया, हम अपने पड़ोसियों के साथ हंसी खुशी रहने लगे, तो कुछ बहुत बड़े बड़े कारोबार ठप हो जाएंगे। आलोक जी, आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है जिस पर आज चर्चा करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी मेरी जो समझ है और मेरा जो एक कन्विक्शन है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि चीन हमारा शत्रु नहीं है, पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं है। चीन के साथ हमारे कुछ समस्याएं हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ समस्याएं हैं, लेकिन चीन भी हमारा पड़ोसी रहने वाला है, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी रहने वाला है। तो इसलिए भारत का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, भारत का दीर्घकालीन हित जो है वह चीन के साथ संबंधों को सुधारना, सीमा प्रश्न को, सीमा विवाद को खत्म करना, और पाकिस्तान के साथ भी जो हमारे प्रश्न है कश्मीर को लेकर, ये बातचीत के जरिए इसे हल करना है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी जो हमारी समस्याएं हैं, इसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। 1948 में युद्ध हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, अब कारगिल हुआ, क्या समस्या खत्म हुई है? तो पाकिस्तान हम एक जमाना था जो हमारा ही था, हमारा ही हिस्सा था, वो हमारे लोग हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संस्कृति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से इन्हें इतनी एक कॉमननेस है, तो हम यदि सोचेंगे कि हमें शांति से रहना है तो बिल्कुल संभव है। तो कश्मीर की समस्या, यानी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, जो हम भी कहेंगे
पाकिस्तान भी यही कहेगा जब तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहां एक नारा चल रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या किसी समय कश्मीर पाकिस्तान का बन सकता है? ये तो बेवकूफी है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहां के राजनेता पाकिस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान को मिल बैठकर एक न्याय के आधार पर, शांति के आधार पर, सहयोग के आधार पर, भाईचारे के आधार पर कश्मीर की समस्या को हल करना चाहिए और चीन के साथ भी करना चाहिए। और मैं आलोक जी, मैं एक बड़ी बात आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि मैं केवल चीन के साथ नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच अमन और भाईचारे के लिए मैं काम करते आया हूं और अटल जी के समय से कर रहा हूं। मेरा मानना है, हाँ, मेरा मानना है कि देखिए, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, यह दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। यानी सिविलाइजेशनली, सभ्यता की दृष्टि से यह इंडियन सिविलाइजेशन का क्षेत्र है। भले ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हो, लेकिन हम यदि सभ्यता की दृष्टि से देखेंगे, यानी हजारों साल से यह भारतीय सभ्यता का क्षेत्र है। यहां की आज की जनसंख्या 170 करोड़ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन सबको मिलाकर 170 करोड़, यानी चीन से अधिक है। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग भी यहां रहते हैं और यह गरीबी, यह पिछड़ापन, यह हमारे लिए एक कलंक है। एक कोविड, कोरोना क्राइसिस में, कोरोना संकट में भारत में जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो स्थिति रही है, ये पूरी दुनिया ने देखी है। यहाँ की गरीबी, यहाँ के आम जनता की वेदना, पीड़ा, क्या यह हमारे लिए चुनौती नहीं है? क्या हम हजारों अरबों करोड़ रुपए हम आर्म्स एम्यूनिशन पर खर्च करते रहेंगे, चाइना से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए? और पाकिस्तान भी खर्च करेगा, चाइना भी खर्च करेगा। इससे हम कहां जा रहे हैं? इसका फायदा किसको हो रहा है? जो बेच रहे हैं ना ये सब, फाइटर प्लेन और ये और वो, उनका फायदा होता है। ना भारत का फायदा है, ना पाकिस्तान का फायदा है। तो इसलिए हमारी सभ्यता का विवेक, यानी सिविलाइजेशनल विजडम, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, यह जो एक कन्फ्यूशनिज्म, इसमें जो एक सीख है, एक आध्यात्मिक सीख है, संदेश है, इस संदेश को हम एक बार फिर से समझे। जो बुद्ध ने कहा था, जो महात्मा गांधी ने कहा था, इस बात को हम यदि समझे तो ये आज की समस्याएं बहुत छोटी हैं, ये बिल्कुल हम सुलझ सकेंगे। और अगले 20-30 सालों में दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेश बन सकता है, जो आज यूरोप बना है। हम चाइना से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे झगड़ते रहेंगे तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। जी, धन्यवाद सुधीन जी। बहुत, हालांकि लंबी हो गई थोड़ी बातचीत, लेकिन बहुत आपने जानकारियां दी और एक तरह से जिसे अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, इनसाइट दिया चीजों को समझने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक हैं हमारे, वो इसको समझ के काफी कुछ हासिल करेंगे और कम से कम जो दिमाग में लगे जाले खोलने में जो बात सहायक हो, मेरा मानना है वो सबसे काम की बात होती है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें